हेलो लानास, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। हमारी परमाफ्रॉस्ट की जो पिछली वीडियो थी वहाँ पे हम परमाफ्रॉस्ट के बारे में जान रहे थे कि परमाफ्रॉस्ट क्या है, ये कैसे फॉर्म होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे हमारी ये जो जानकारी थी वो क्यों ज़रूरी थी, हमें परमाफ्रॉस्ट को क्यों स्टडी करनी है। आज के वर्ल्ड का जो बिगेस्ट कंसर्न है क्या है? क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज अगर हुआ तो वो परमाफ्रॉस्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करता है और परमाफ्रॉस्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करता है, अब हम वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। हमें ये पता है कि क्लाइमेट चेंज होता है तो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और ये भी पता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होता है। तो ये मेल्टेड परमाफ्रॉस्ट ही हमारे लिविंग पे और इस प्लैनेट पे इफ़ेक्ट करता है। कैसे, वो देखते हैं। पहली बात, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट करता है। जब परमाफ्रॉस्ट फ्रीज रहता है, फ्रोज़न रहता है, तो वो कंक्रीट से भी ज़्यादा हार्ड होता है। हमें ये चीज़ पता है कि परमाफ्रॉस्ट आज नहीं बना, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले बन चुका है और आज भी इंटैक्ट है, और ये लार्ज एरिया कवर करता है। तो परमाफ्रॉस्ट के ऊपर एक थीन सॉइल का लेयर है जिसे हम एक्टिव लेयर कहते हैं। तो इसके ऊपर विलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनना सिंपल बात है। इसके जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें तो ये मेल्ट होता है, फिर रिफ्रीज होता है, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है लाइफस्टाइल पे। पर जब यही चीज़ें क्लाइमेट चेंज हो जाने की वजह से हम जानते हैं कि समर के टाइम पे ये मेल्ट होता है और विंटर के टाइम पे रिफ्रीज होता है। तो पर ये समर अगर बहुत ज़्यादा देर तक रहा, प्रोलॉन्ग्ड हुआ और ज़्यादा वार्मर हुआ, तब क्या होगा? तब ये परमाफ्रॉस्ट के ऊपर जो एक्टिव लेयर है जो मेल्ट होता है समर के टाइम पे, वो धीरे धीरे नीचे पेनिट्रेट होता जाएगा। और ऐसे ही अगर ईयर्स आफ्टर ईयर चलता रहा तो ये एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि एक्टिव लेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये विंटर पे जो डिफ्रीज़ होता है वो प्रोसेस हो नहीं पा रहा है, वो डिफ्रीज़ नहीं हो पाएगा। तो जो बेस था हमारा कंक्रीट से भी ज़्यादा हार्ड परमाफ्रॉस्ट, वो वीक हो जाएगा। और अगर बेस वीक हो गया तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर जो भी बना हुआ है, बिल्डिंग हो या फिर प्लांट्स हो या इकोसिस्टम जैसा भी है, उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, चीज़ें ऐसी हो जाती है, तो क्या होता है, वहाँ पे जो लोग रह रहे, ऐसा नहीं अगर यहाँ पे कोई ना रहता तो अलग बात होती, बट क्योंकि यहाँ पे एक लाइफस्टाइल बना हुआ है बहुत सारे सालों से, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो बन चुका है, तो क्या होगा, इन वहाँ पे जो लोग हैं उनको रिलोकेट करने के लिए और वहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो दोबारा रिबिल्ड करने के लिए, दोबारा रिबिल्ड तो नहीं होता, उसको रिबिल्ड करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए इकोनॉमिकल लॉस भी होंगे, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट तो इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब उसको दोबारा बनाना है हमें। तो इकोनॉमिकल भी लॉस होती है, लाइफ लॉसेस भी हो सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस भी होते हैं। तो ये एक इफ़ेक्ट हो गया हमारे परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो जाने का। परमाफ्रॉस्ट एक्चुअली तो मेल्ट इसका तो प्रोसेस है, उसमें लाइफस्टाइल के साथ वो एकस्टम्ड है, पर अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ या ज़्यादा देर तक इसके जब प्रोसेस चेंज होता है तो वो इफ़ेक्ट कर देता है। और ऐसे ही इफ़ेक्ट ये एक रीजन में है जो टेरेन रीजन में है, कुछ पहाड़ियों में, ऐसी जगहों पे, माउंटेन्स पे ही तो ज़्यादा मिलता है ना परमाफ्रॉस्ट। तो पहाड़ों में क्या होता है, जैसे ये प्लेन में ऐसा हो गया, वहाँ पे लोग हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर कोई पहाड़ है तो वहाँ साइड में माउंटेन है, ऐसी रीजन है, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड और रॉकफॉल स्टार्ट हो जाएगा। अब ये भी है कि परमाफ्रॉस्ट कब रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जब टेम्परेचर हो, तो उसमें सी वाटर भी जो है जैसा है वो भी तो, उसमें आपको आइस के शेड्स दिखेंगे, आइस रहेगा। तो वो परमाफ्रॉस्ट नीचे, वो तो बेस है ना परमाफ्रॉस्ट, तो वो उसके मेल्ट हो जाने की वजह से हमें कोस्टल इरोजन भी देखने को मिलता है,
जो वाटर बॉडी है वो भी वार्मर हो जाता है, उस पर अगर आइस है तो वो भी मेल्ट हो जाता है। तो ये कोस्ट एरिया को फिर वीक कर देता है और कोस्टल इरोशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो परमाफ्रॉस्ट की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लैंडस्लाइड, रॉकफॉल, कोस्टल इरोशन, ये सारी चीज़ें दिखते हैं और हमारी इकोनॉमी पे भी ये इफ़ेक्ट करता है। ये तो इसके मेल्टिंग का एक पॉइंट हो गया। अब ये इकोसिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है। नॉर्मली वैसे भी अगर परमाफ्रॉस्ट की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है तो वहाँ के पेड़ पौधे ये सारे डैमेज होते थे, एक तो इफ़ेक्ट हो ही गया इकोसिस्टम पे। अब ये वाटर बॉडी को भी कैसे इफ़ेक्ट करता है वो देखते हैं। वाटर जनरली परमाफ्रॉस्ट को भेद करके नहीं जा सकता, तो हम ये देख रहे थे कि वाटर के नीचे भी परमाफ्रॉस्ट बने रहता है, ऐसा नहीं कि बस लैंड एरिया में है। अब ये परमाफ्रॉस्ट भेद करके नहीं जा सकता, वाटर ऊपर है तो ठीक है। पर जब ये परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो जाता है वाटर बॉडी के नीचे, जो शैलो वाटर बॉडीज़ होते हैं उसके नीचे अगर परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो जाता है तो क्या होता है, ये परमाफ्रॉस्ट फिर उसे एब्जॉर्व कर लेता है उस वाटर को, और फिर वो वाटर ग्राउंड, अब परमाफ्रॉस्ट तो मेल्ट हो चुका है, वाटर को एब्जॉर्व कर लिया, अब उसके नीचे जो ग्राउंड पोर्शन है उसमें धीरे धीरे उसके अंदर चला जाता है। तो इससे क्या होता है, वो वाटर बॉडी जो था पहले, अब वो ड्राई आउट हो जाता है। तो इसी तरह से हम बहुत सारे लेक्स, वेटलैंड्स ऐसे खो चुके हैं परमाफ्रॉस्ट की वजह से। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा परमाफ्रॉस्ट मेल्ट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो फिर इकोसिस्टम, अब एक वेटलैंड या लेक देख ले, वहाँ पे बस वाटर तो है नहीं, वहाँ पे प्लांट स्पीसीज है, बहुत मेरीन एनिमल्स है, बहुत सारे स्पीसीज है। तो अगर ये पूरी तरह से ग्राउंड के नीचे चला जाता है, वाटर बॉडी ड्राई आउट हो जाता है, तो वहाँ का इकोसिस्टम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो उस पर भी इफ़ेक्ट कर दिया ये इसने, किसने, ग्लोबल वार्मिंग ने, परमाफ्रॉस्ट ने नहीं। ग्रीन हाउस गैसेस, ये तो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस एकदम वाइस वर्सा है या फिर एक जैसी बात हुई। तो ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज़ करता है। कैसे, ये हम देख रहे थे कि परमाफ्रॉस्ट जब बना था इसके अंदर बहुत सारे प्लांट, एनिमल के डेड बॉडी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ट्रैप्ड हो गया था। तो हमें आइस के अंदर तो ये सारी चीज़ें ट्रैप्ड रहता है तो वो डिकम्पोज नहीं होता, पर जब ये परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो जाता है तो माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं और उन्हें डिकम्पोज करने लग जाता है। अब जो सारी चीज़ें थी उसमें कार्बन पोर्शन ज़्यादा था, तो वो ऑर्गेनिक कार्बन जिसे हम कहते हैं, तो जब ये माइक्रोब्स एक्टिव हो जाता है और इन्हें डिकम्पोज करने लगता है तो एटमॉस्फेयर में या तो मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये गैसेस बढ़ जाता है। और ये दोनों गैसेस ही हमें पता है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस है। ये जो एटमॉस्फेरिक हमारी जो टेम्परेचर है उस वार्मथ को ये लॉक कर देता है, तो हमारी ग्लोबल की टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हुआ, वो क्या करता है, वो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ करता है, तो वो और ज़्यादा क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट करता है। तो जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि क्लाइमेट चेंज कैसे परमाफ्रॉस्ट पे इफेक्ट करता है, परमाफ्रॉस्ट कैसे क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट करता है, तो ये उसका रीज़न है कि ये मेल्ट हो गया क्लाइमेट चेंज की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, और फिर ये ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ करा जो फिर से क्लाइमेट चेंज के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो यही रहता है, ये प्रोसेस है। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ करना, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। अब माइक्रोबियल इफेक्ट भी है, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे, जब परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होता है तो माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं। अब ये माइक्रोब्स क्या है, कैसा है, ये तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बहुत पुराने, बहुत पहले से उस आइस के अंदर वो इंटैक्ट थे, पर अब तो वो एक्टिव हो गए। तो वो ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी जो डेड नहीं है, लिविंग ह्यूमन, एनिमल, लिविंग जो लोग हैं तो उन पे इफ़ेक्ट करता है और बहुत सारे डिजीज़ और बहुत सारी चीज़ें लाता है। तो इससे